चलिए फिर आज थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आज हम कुछ और एमसीक्यू देखते हैं। पार्ट 1 से हम स्टार्ट कर रहे हैं। किससे? पार्ट 1 से। पार्ट 1 किसका? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। यहाँ पर हम बात करेंगे द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी के कुछ एमसीक्यू देखते हैं। ठीक है, आंसर्स और डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ। उम्मीद करते हैं कि ये आपको रिवीजन में थोड़ी बहुत हेल्प करेंगे। ठीक है, पहला वाला क्वेश्चन क्या है? Which article of the Indian Constitution defines the name and territory of the Union? ध्यान से समझना, आर्टिकल पूछ रहे हैं भैया आपसे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल पूछ रहे हैं जो क्या बताएगा? नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन बताएगा। ठीक है, क्या वो आर्टिकल नंबर 1 है, 2 है, 3 है या फिर 4 है? तो इसका आंसर बहुत ही ईजी है, आपको पता है, आर्टिकल नंबर 1। ठीक है, आर्टिकल नंबर 1। तो याद करते हुए चलते रहना यार, उस आर्टिकल के बारे में हम बात करें जो क्या बताएगा? नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन। कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल नंबर 1 है, आर्टिकल नंबर 1 है। आर्टिकल 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स दैट इंडिया, दैट इज भारत, शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट एंड इट आउटलाइंस द टेरिटोरियल कंपोजिशन ऑफ इंडिया। कोई दिक्कत तो नहीं है पहले वाले में? दूसरा देखना, आर्टिकल 2 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद, पूछ से जो आर्टिकल नंबर 2 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो किस पे डील्स करता है? वो किस पे डील करता है? फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट एंड ऑल्ट्रेशन ऑफ एरियाज, बाउंड्रीज और नेम्स ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट्स, या फिर एडमिशन और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स, या फिर प्रोविजन इन केस ऑफ फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन स्टेट्स, या फिर लैंग्वेज दैट मे बी यूज्ड फॉर ऑफिशियल पर्पस। तो भैया आंसर है इसका बी, आंसर है इसका बी। याद करते हुए चलते रहना, आंसर है भैया बी। बी में क्या है? एडमिशन और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स। ध्यान से समझना, एडमिशन और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट के लिए कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल नंबर 2। एक्सप्लेनेशन देख लो यार। आर्टिकल नंबर 2 एम्पावर्स द पार्लियामेंट टू एडमिट न्यू स्टेट्स इनटू द यूनियन और इस्टेब्लिश न्यू स्टेट ऑन सच टर्म्स एंड कंडीशन एज इट डीम्स फिट। आर्टिकल 2 थोड़ा बहुत ध्यान आ रहा है। आर्टिकल 2 काय का है? एडमिशन और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स। थर्ड क्वेश्चन में देखते हैं क्या लिखा हुआ है। द प्रोसीजर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स एंड ऑल्ट्रेशन ऑफ एरियाज, बाउंड्रीज और नेम्स ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट्स इज प्रिस्क्राइब्ड इन विच आर्टिकल? ध्यान से समझना, द प्रोसीजर ऑफ फॉर द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स एंड ऑल्ट्रेशन ऑफ एरियाज, formation of new state and alteration of areas, formation of new state and alteration of areas, boundaries और names of existing states। तो ये कौन से आर्टिकल में है? तो आप बोलोगे भैया आर्टिकल नंबर 3 में है। किस में है? आर्टिकल नंबर 3, याद रखना। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। आर्टिकल नंबर 3 ऑथराइज द पार्लियामेंट टू एनेक्ट अ लॉ टू फॉर्म अ न्यू स्टेट, alter the boundaries or names of existing state, and such a bill can only be introduced in the parliament with the prior recommendation of the president। ये भी याद रखना, such a bill can only be introduced in the parliament with the prior recommendation of the president। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी अमेंडेड बाय अ सिंपल मेजोरिटी इन द पार्लियामेंट? वो कौन सा आर्टिकल है जिसको आप देखो यहाँ पे देखना, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ? कैन नॉट बी अमेंडेड लिखा हुआ, कैन नॉट। ठीक है, क्वेश्चन में क्या है? कैन नॉट है। ठीक है, फिर से देखना है यहाँ पे, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी अमेंडेड बाय अ सिंपल मेजोरिटी, से जिसको आप अमेंड नहीं कर सकते, नहीं। ठीक है, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी अमेंडेड बाय अ सिंपल मेजोरिटी से? क्या वो आर्टिकल नंबर 1 है, 2 है, 3 है या फिर 4 है? तो आर्टिकल नंबर 1 है इसका आंसर। ठीक है, आंसर क्या है? आर्टिकल नंबर 1। कोई दिक्कत तो नहीं है? पढ़ के देखते हैं एक्सप्लेनेशन में क्या लिखा हुआ है। आर्टिकल 1 विच डिटरमाइंस द टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया कैन नॉट बी अमेंडेड बाय अ सिंपल मेजोरिटी, इट रिक्वायर्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एज पर आर्टिकल 368। याद रखना भैया, आर्टिकल 1 के लिए आप सिंपल मेजॉरिटी से काम नहीं कर सकते, आपको क्या चाहिए? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना पड़ेगा एज पर आर्टिकल 368। कोई दिक्कत तो नहीं है?
आगे देखो फिफ्थ वाले में क्या है, व्हाट डज आर्टिकल 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद। आर्टिकल 4 के बारे में बात कर रहे हैं, क्या लैंग्वेजेस इन इंडिया में बात कर रहे हैं, क्या प्रियम्बल में बात कर रहे हैं, या लॉज मेड अंडर आर्टिकल 2 एंड 3 टू प्रोवाइडेड फॉर द अमेंडमेंट ऑफ द फर्स्ट एंड द फोर्थ शेड्यूल एंड सप्लीमेंटेड इंसिडेंटल एंड कॉन्सिक्वेंशियल मैटर्स, या फिर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो आंसर है भैया इसका सी। ध्यान से समझना, आर्टिकल नंबर 4 किसके बारे में बात कर रहा है, तो लॉज मेड अंडर आर्टिकल 2 एंड 3 टू प्रोवाइड फॉर द अमेंडमेंट फॉर द फर्स्ट एंड द फोर्थ शेड्यूल एंड सप्लीमेंटेड इंसिडेंटल एंड कॉन्सिक्वेंशियल मैटर्स। एक्सप्लेनेशन देख लेते क्या है। आर्टिकल 4 स्टेट्स दैट एनी लॉ रेफर टू इन आर्टिकल 2 और 3 शैल कंटेन सच प्रोविजंस फॉर द अमेंडमेंट ऑफ द फर्स्ट एंड फोर्थ शेड्यूल्स, ठीक है, एज may be necessary to give effect to the provisions of the law and may also contain such supplemental, incidental and consequential provisions as the parliament may deem necessary। लास्ट वाली क्लास में देख लेना कि फर्स्ट और फोर्थ शेड्यूल में क्या क्या था, तो आपको चीज़ें ध्यान में आ जाएंगी। नेक्स्ट देखते हैं सिक्स्थ में क्या है, विच शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लिस्ट द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी। पूछ रहे भैया आपसे शेड्यूल, ये पहला, ये फिर से क्वेश्चन दोबारा से आ रहा है, ठीक है, पहले भी हमने इसमें चर्चा करी है। शेड्यूल के बारे में पूछ रहे, कौन से शेड्यूल के बारे में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल के बारे में पूछ रहे हैं जहाँ पर स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज की बात हो रही हो, ठीक है। लिस्ट द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी, क्या वो फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है और फोर्थ है, तो भैया आंसर है इसका फर्स्ट शेड्यूल। आंसर क्या है इसका, फर्स्ट शेड्यूल। The first schedule of the Indian Constitution lists the states and the union territory and their territorial extent, ठीक है। एक और MCQ देखो, the Indian Constitution treats its territories in how many categories। ध्यान से समझना, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अपनी टेरिटरीज को कितनी कैटेगरीज में ट्रीट करता है, ध्यान से समझो। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ट्रीट इट्स टेरिटरीज इन हाउ मैनी कैटेगरीज, 1, 2, 3 और 4। तो आंसर इसका बहुत सिंपल है, आपको पता है 2, वो कौन कौन सी है, तो यहाँ पे लिखा हुआ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैटेगराइज द टेरिटरीज इनटू स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, ठीक है जी, स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज आपको पता है। एक और देखते हैं भैया, एक और देखो MCQ, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ आर्टिकल 1 इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ध्यान से समझना, आर्टिकल 1 के बारे में बात हो रही है। What is the significance of the Article 1 in the Indian Constitution? क्या लिखा हुआ, इट guarantees the right to equality, नहीं भैया, इट डिफाइंस द इंडियन टेरिटरी, हाँ जी ये ठीक है, इंडियन टेरिटरी को तो डिफाइन करता ही है। इट लेज डाउन द प्रोसीजर फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, नहीं नहीं नहीं। इट प्रोवाइड्स फॉर द राइट्स ऑफ द माइनॉरिटीज टू स्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, नहीं। तो आंसर है भैया इसका बी, इट डिफाइंस द इंडियन टेरिटरी, ठीक है। एक्सप्लेनेशन पढ़ के देख लो, आर्टिकल 1 डिफाइंस इंडिया एज अ यूनियन ऑफ स्टेट एंड आउटलाइंस द टेरिटरी ऑफ इंडिया विच इंक्लूड्स द स्टेट, द यूनियन टेरिटरीज एंड एनी एरिया दैट मे बी एक्वायर्ड। याद रखना क्या क्या है, स्टेट्स तो हैं ही, यूटी भी है ही, और कोई और एरिया जो एक्वायर्ड किया गया हो। एक और देख लेते हैं भैया 9th वाले में, विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट फैसिलिटेट द फॉर्मेशन ऑफ NCR, नेशनल कैपिटल टेरिटरी फॉर दिल्ली। क्या वो 61st है, 69th है, 42nd या 44th है, तो याद रखना 69th अमेंडमेंट। याद रखना भैया, बहुत सिंपल है, NCR दिल्ली के लिए, नेशनल कैपिटल टेरिटरी फॉर दिल्ली के लिए याद रखना कौन सा अमेंडमेंट है, 69th अमेंडमेंट। कोई याद रहेगा 69th अमेंडमेंट। द 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट प्रोवाइडेड अ स्पेशल स्टेटस टू द Union Territory of Delhi, designating it as the National Capital Territory of Delhi and allowing for a legislative assembly with powers to legislate on various matters except public order, police and land। किस किस को छोड़कर, पब्लिक ऑर्डर, पुलिस और लैंड को छोड़कर, ठीक है जी। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं 10th वाला, हाउ कैन द बाउंड्रीज ऑफ स्टेट विद इन द यूनियन ऑफ इंडिया बी ऑल्टर। ध्यान से समझना, स्टेट की बाउंड्री को ऑल्टर करने की बात हो रही है, स्टेट की बाउंड्री को ऑल्टर करने की बात हो रही है विद इन द यूनियन ऑफ इंडिया। कैसे कर सकते हैं, क्या बाय अ प्रेसिडेंशियल ऑर्डर,
बाय अ सिंपल मेजोरिटी, बाय अ स्पेशल मेजोरिटी, बाय द कंसेंट ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर अफेक्टेड। तो आंसर है भैया सिंपल मेजोरिटी से किया जा सकता है। किससे? सिंपल मेजोरिटी से किया जा सकता है भैया ऑल्टर। देख लो, हाउ कैन द बाउंड्रीज ऑफ स्टेट, हाउ कैन द बाउंड्रीज ऑफ स्टेट विद इन द यूनियन ऑफ इंडिया बी ऑल्टर। तो आप बोलोगे बाय अ सिंपल मेजोरिटी इन द पार्लियामेंट। The boundaries of state can be altered by the parliament with simple majority, by simple majority vote, but only if the bill is first recommended by the president and state legislature affected by the change is given an opportunity to express its views as per article 3 of the constitution. However, the parliament is not bound, ध्यान से समझना क्या लिखा हुआ, पार्लियामेंट इज नॉट बाउंड। किस लिए भैया? बाय द व्यूज ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर एंड में प्रोसीड विद द चेंजेस एज इट डीम्स नेसेसरी। ठीक है जी, आगे देखते हैं 11th में, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मेंशन द पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू डिमनाइज द एरिया ऑफ एनी स्टेट। अगर किसी स्टेट का एरिया डिमनाइज करना हो उसके बारे में बात, आर्टिकल पूछ रहे हैं आपसे। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का आर्टिकल आपसे पूछा जा रहा है। मेंशन द पावर ऑफ द पार्लियामेंट, किसके बारे में? पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू डिमनाइज द एरिया ऑफ द स्टेट, डिमनाइज द एरिया ऑफ द स्टेट। कौन सा है भैया? पहला, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा? तो आंसर है भैया आर्टिकल नंबर 3, याद रखना, डिमनाइज ऑफ द एरिया ऑफ द स्टेट, याद रखो आर्टिकल नंबर 3। आर्टिकल 3 एम्पावर्स द पार्लियामेंट टू फॉर्म न्यू स्टेट्स। ठीक है, ऑल्टर द बाउंड्रीज और नेम्स ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट और डिमनाइज द एरिया ऑफ एनी स्टेट। ठीक है, आगे देखते हैं 12th वाले में क्या है। सिक्किम वॉज मेड एन इंडियन स्टेट अंडर विच अमेंडमेंट। किसके बारे में बात हो रही है? सिक्किम के बारे में बात हो रही है। सिक्किम वॉज मेड इंडियन स्टेट, वो कौन से अमेंडमेंट में हुआ था? 35, 36, 42 या फिर 44? तो याद रखना भैया 36 अमेंडमेंट, 36 सिक्किम के साथ याद रखोगे, सिक्किम के साथ याद रखना भैया 36, भूलना मत। सिक्किम 36, सिक्किम 36, सिक्किम 36 अमेंडमेंट, कोई दिक्कत तो नहीं है। सिक्किम वॉज मेड अ फुल स्टेट ऑफ इंडिया थ्रू 36 अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1975, 36 अमेंडमेंट ऑफ 1975। ठीक है, एक और, विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट चेंज्ड द स्टेटस ऑफ पौंडीचेरी यूनियन टेरिटरी। पूछ रहे हैं कि भैया कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था जिसने भैया चेंज कर दिया किसका स्टेटस, किसका? पौंडीचेरी यूनियन टेरिटरी का स्टेटस कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ने चेंज करा? क्या 12, 14, 16 या 18? तो आंसर याद रखना भैया 14, 14 याद रहेगा, 14 पौंडीचेरी से याद रहेगा 14, कोई दिक्कत तो नहीं है। द 14th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1962 चेंज द स्टेटस ऑफ पौंडीचेरी यूनियन टेरिटरी इंटीग्रेटिंग इट एज अ पार्ट ऑफ इंडिया। सिक्किम के लिए क्या था भैया? 36 था, और पौंडीचेरी लो, पौंडीचेरी के लिए याद रखना कौन सा? 14। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ सिंगल सिटीजनशिप इज इंडिया, सॉरी द कॉन्सेप्ट ऑफ, ये पहले भी आया है। ठीक है, द कॉन्सेप्ट ऑफ सिंगल सिटीजनशिप इन इंडिया टेकन फ्रॉम विच कंट्री? आपको अच्छे ढंग से पता है, ये यूनाइटेड स्टेट, यूनाइटेड स्टेट। अगर कोई क्लासेस छूट रखी है इससे पहले की तो भैया देख लेना। यूनाइटेड, सॉरी किससे? यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, सिंगल सिटीजनशिप याद रखना किससे? यूनाइटेड किंगडम से। किससे याद रखोगे आप? बोलोगे भैया सिंगल सिटीजनशिप यूके, यूनाइटेड किंगडम से याद रखना। ठीक है, द कॉन्सेप्ट ऑफ सिंगल सिटीजनशिप इन इंडिया इज बोरोड फ्रॉम द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। इन इंडिया देयर इज ओनली इंडियन सिटीजनशिप एंड नो सेपरेट स्टेट सिटीजनशिप, which means all citizens are equally entitled to rights provided by the union। 15 में देखो क्या है? द टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ इंडिया एक्सटेंड अप टू हाउ मैनी नॉटिकल माइल्स फ्रॉम बेस लाइन? हाउ मैनी नॉटिकल माइल्स फ्रॉम बेस लाइन? टेरिटोरियल वाटर के बारे में बात कर रहे हैं। द टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया
extend up to how many nautical miles from baseline? 12 nautical mile, 24, 200 और 150. तो आंसर याद रखना 12, 12 nautical miles. कोई दिक्कत तो नहीं है. According to the international law as followed by India, the territorial water of a country extend up to 12 nautical miles from baseline. From baseline कितना? 12 nautical miles from baseline. ठीक है. एक और क्वेश्चन देखते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वे बाय विच इंडिया कैन एक्वायर अ टेरिटरी. नॉट लिखा हुआ, नॉट 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 अ वे बोला हुआ कि भैया वो कौन सा वे नहीं है जिससे इंडिया एक्वायर कर सकती है किसको? टेरिटरी को. सेसेशन से कर सकती है, हाँ जी. ऑक्यूपेशन से कर सकती है, हाँ जी. कॉन्क्वेस्ट से कर सकती है, हाँ जी. परचेज से कर सकती है, हाँ जी. तो देयर इज नो करेक्ट आंसर एज ऑल द लेजिटिमेट वेज फॉर अ स्टेट टू एक्वायर टेरिटरी अंडर इंटरनेशनल लॉ. हाउएवर मॉडर्न इंटरनेशनल लॉ डिस्करेज एक्विजिशन बाय कॉन्क्वेस्ट. ठीक है, आगे देखते हैं. 17 देखो. वट डज द टर्म यूनियन ऑफ इंडिया इम्प्लाइज. यूनियन ऑफ इंडिया जो भैया टर्म है वो क्या बताती है? वो फेडरल स्ट्रक्चर लाइक यूनाइटेड स्टेट बताती है क्या, या यूनाइटेड स्ट्रक्चर विद नो स्टेट बताती है, या अ कंपाउंड ऑफ स्टेट्स एंड टेरिटरीज डायरेक्टली अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट, या फिर अ कॉन्फेडरेशन ऑफ स्टेट. तो आंसर है भैया इसका सी. क्या है? सी. अ कंपाउंड ऑफ स्टेट्स एंड टेरिटरीज डायरेक्टली अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट. यूनियन ऑफ स्टेट, यूनियन ऑफ इंडिया क्या बताएगा? यूनियन ऑफ इंडिया का क्या मतलब है? A compound of states and territories and directly under the central government. आंसर देखो. A compound of states and territories a compound of states and territories directly under the central government. Union of India implies a political system. Union of India implies a political system where the states and union territories are integral parts of the federation. Integral parts of the federation and share a distribution of powers with the central government as outlined in the constitution. ठीक है जी. अगला देखते हैं 18th. द पावर टू चेंज द नेम्स ऑफ द स्टेट. ध्यान से समझना. नेम्स ऑफ द स्टेट किसके बारे में बात कर रहे हैं? पावर. कैसी पावर? स्टेट्स के नाम को चेंज करने की पावर इन इंडिया किसके पास है? क्या वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास है, सुप्रीम कोर्ट के पास है, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के पास, या स्टेट लेजिस्लेचर के पास है? बहुत सरल है इसका आंसर, आपको पता है, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया. अगर भैया किसी भी स्टेट का नाम चेंज करना हो तो किसके पास है पावर? पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के पास है. द पावर टू चेंज द नेम्स ऑफ स्टेट इन इंडिया लाइज विद द पार्लियामेंट. किसके पास है भैया? पार्लियामेंट के पास है. किसके पास है? पार्लियामेंट के पास है. एंड कैन बी डन सो बाय पासिंग अ सिंपल मेजॉरिटी लॉ. ठीक है, कैसे? सिंपल मेजॉरिटी से, बट नॉट विदाउट रिसीविंग द रिकमेंडेशन फ्रॉम द प्रेसिडेंट एंड कंसिडरिंग द व्यूज ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर कंसर्न. ठीक है, ध्यान से इसको फिर से देख लो कि पावर टू चेंज द नेम्स ऑफ द स्टेट इन लाइज विद द पार्लियामेंट एंड कैन बी डन बाय सिंपल मेजॉरिटी और बट not without receiving the recommendation from the president and considering the views of the state legislature concerned. ठीक है. 19 देखते हैं क्या है. When a new state is created by the parliament. किसके बारे में बात करें? न्यू स्टेट के बारे में बात करें. न्यू स्टेट is created by the parliament. Which schedule of the Indian constitution is altered? आपको पता है शेड्यूल फर्स्ट. आपको पता है शेड्यूल फर्स्ट. ध्यान से इस चीज को समझना कि भैया अगर नया स्टेट क्रिएट होगा ना पार्लियामेंट के द्वारा, अगर नया स्टेट क्रिएट होगा ना अगर पार्लियामेंट के द्वारा, तो भैया उस टाइम शेड्यूल फर्स्ट को ऑल्टर करना पड़ेगा. किसको? फर्स्ट शेड्यूल को ऑल्टर करना पड़ेगा. ठीक है. When a new state is created, the first schedule of the Indian Constitution, which contains the list of states and union territories, is altered to include the newly formed state. ठीक है. आगे 20 में देखो. The President of India can nominate how many members to the Lok Sabha from the Anglo-Indian community if he or she feels they are not adequately represented. अब तो ये काम करनी है लेकिन फिर भी चलो देख लो. The President of India can nominate how many members to the Lok Sabha from the Anglo-Indian community.
1 2 3 4, तो आंसर है भैया इसका 2। आंसर क्या है इसका 2। पढ़ के देखते हैं क्या लिखा हुआ है इसमें। तो यहाँ पे लिखा हुआ अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 331, किसके हिसाब से 331, कौन सा 331 of the Indian Constitution, the President could nominate up to 2 members of the Anglo-Indian community to the Lok Sabha if it felt that community was not adequately represented. However, the provision was not extended beyond January 2020 when the 104th Constitutional Amendment Act of 2019 came into effect. ठीक है जी। अच्छा, एक और देखते हैं 21, देखो यहाँ पर which article of the Indian Constitution provides for the formation of new states, alteration of area boundaries or names of existing state। बता दो, ये तो अभी हमने डिस्कस किया था। आर्टिकल 3, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। आर्टिकल 3 में ध्यान से इस चीज को समझ लेना, अभी आए थे पहले रिपीट हो रहे हैं अब क्वेश्चन। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स, ऑल्ट्रेशन ऑफ एरियाज, बाउंड्रीज और नेम्स ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट। ठीक है, एक्सप्लेनेशन में क्या है, आर्टिकल 3 स्पेशली प्रोवाइड्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स एंड ऑल्ट्रेशन ऑफ एरियाज, बाउंड्रीज और नेम्स ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट थ्रू अ parliamentary procedure that requires a bill to be passed by both houses and assent to by the president। ठीक है, 22 को देखो, which article empowers parliament to admit into union, which article empowers parliament to admit into the union or establish new states on such terms and condition as it thinks fit। आर्टिकल नंबर 2 है इसका तो आंसर, आर्टिकल नंबर 2 है। ठीक है, which articles empowers parliament to admit into the union or establish new states on such terms and condition as it thinks fit। explanation, article 2 gives parliament the authority to admit or establish new state into the union under terms and condition it deems fit। एक और देखते हैं, the phrase Bharat shall be a union of state is mentioned in which part of the constitution? इंडिया, दैट इज भारत। प्रियम्बल में है क्या, आर्टिकल 1 में है क्या, आर्टिकल 3 में है क्या, या फिर 7 शेड्यूल में है? तो आंसर है इसका भैया आर्टिकल 1 में है। कहाँ पर, आर्टिकल 1 में है। कहाँ पर, आर्टिकल 1 में। क्या है आर्टिकल 1 में, आर्टिकल 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन दैट इंडिया, दैट इज भारत, India, that is Bharat, shall be a union of state, indicating the country's federal structure with a strong central government। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं, which constitutional amendment facilitate the creation of the state तेलंगाना। तेलंगाना के लिए बता दो भैया, 100th याद रखना, 100 हुआ है, कौन सा 100 याद रहेगा। द स्टेट ऑफ तेलंगाना वॉज फॉर्म्ड ऑन 29th स्टेट ऑफ इंडिया। अगर कोई पूछ ले कि 29th स्टेट कौन सा था इंडिया का, तो आप तेलंगाना बोलना। कैसे बना था, बाय द आंध्र प्रदेश ऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 2014 विच वॉज रिजल्ट ऑफ द 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। एक और देख लेते हैं, द यूनियन टेरिटरीज आर डिटरमाइंड, द यूनियन टेरिटरीज आर एडमिनिस्टर्ड बाय whom, द यूनियन टेरिटरीज आर एडमिनिस्टर्ड बाय whom। क्या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? नहीं, हाँ नहीं, हाँ नहीं, हाँ। देखते हैं अभी, द यूनियन टेरिटरीज आर एडमिनिस्टर्ड बाय whom, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, द लेफ्टिनेंट गवर्नर और द चीफ मिनिस्टर। तो आंसर है द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। Union territories are administered by the President of India through an administrator or lieutenant governor appointed by him. Some union territories like Delhi and Puducherry have their own legislative assemblies and government but are ultimately under the President control। ठीक है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, यूनियन टेरिटरीज एडमिनिस्टर्ड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, यूनियन टेरिटरीज आर एडमिनिस्टर्ड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थ्रू एन एडमिनिस्ट्रेटर और लेफ्टिनेंट गवर्नर, अपॉइंटेड किए जाते हैं उनके द्वारा। सम यूनियन टेरिटरी जैसे कि दिल्ली और पुदुचेरी, इनके अपने ओन लेजिस्लेटिव असेंबली है एंड गवर्नमेंट है बट आर अल्टीमेटली किसके कंट्रोल में है, प्रेसिडेंट कंट्रोल में। एक और देख लेते हैं 26, What does the term union implies? यूनियन का क्या मतलब है, implies in Indian context as mentioned in the constitution।
A federation with a strong central authority, a confederation of independent state नहीं, a unitary state with no subdivision नहीं, a monarchy नहीं. तो आंसर भैया है इसका ए. आंसर क्या है इसका ए. अ फेडरेशन विद अ स्ट्रॉन्ग सेंट्रल अथॉरिटी. याद रहेगा, अ फेडरेशन विद अ स्ट्रॉन्ग सेंट्रल अथॉरिटी. कोई दिक्कत तो नहीं है. द टर्म यूनियन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लाइज अ फेडरल स्ट्रक्चर वियर द सेंट्रल अथॉरिटी इज स्ट्रॉन्गर कंपेयर टू द स्टेट्स, अनलाइक अ कन्फेडरेशन वियर द स्टेट्स हैव मोर पावर. तो ऐसा तो है नहीं ना हमारे यहाँ पे. हमारे यहाँ पे है अ फेडरेशन विद अ स्ट्रॉन्ग सेंट्रल अथॉरिटी. ठीक है, एक और देख लेते हैं. विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर कंसर्न विद यूनियन टेरिटरीज. कौन से हैं भैया वो आर्टिकल्स. आर्टिकल्स है, एस लगाया हुआ है देखो. कंसर्न विद द यूनियन टेरिटरीज कौन से हैं वो. 239, 241, 242 से लेके 244, 245 से लेके 247 या 248 से लेके 250 तक. तो आंसर है इसका भैया 239 से लेके 241. याद रखना यूनियन टेरिटरीज से रिलेटेड जो आर्टिकल्स है वो कौन से हैं. 239 से लेके 241, 239 से लेके 241, 239 से लेके 241 आर्टिकल्स रिलेटेड टू यूनियन टेरिटरीज. कोई दिक्कत तो नहीं है. Articles 239 to 241 in the Indian Constitution deals with the Union Territories, their administrations and special provisions related to certain Union Territories. एक और क्वेश्चन देख लेते हैं. द फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद. किसके बारे में बात कर रहे हैं, पहले भी आ रखा है. फर्स्ट शेड्यूल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का किस पे डील करता है. यूनियन एंड इट्स टेरिटरी. याद रहेगा. सैलरीज ऑफ पब्लिक ऑफिशियल्स नहीं. एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा बिल्कुल भी नहीं. ओथ अफर्मेशन बिल्कुल भी नहीं. तो फर्स्ट शेड्यूल याद रखना, द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी. फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किस में डील करता है. द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी. द फर्स्ट शेड्यूल लिस्ट द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया एंड दियर टेरिटोरियल एक्सटेंट. एक और देख लेते हैं. द कॉन्सेप्ट ऑफ होल्डिंग अ सिंगल सिटीजनशिप इन इंडिया इज एम्बॉडेड इन विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. आगे आने वाली क्लास में हम इसी में ही बात करेंगे. ठीक है, सिंगल सिटीजनशिप इंडिया में कौन से पार्ट पर है. तो बहुत आसान है, पार्ट सेकंड. नेक्स्ट यही आएगा. इसके बाद कल जो हम चर्चा करेंगे वो इसी में ही करेंगे, पार्ट सेकंड पर. ठीक है, पार्ट सेकंड ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद सिटीजनशिप. पार्ट सेकंड ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद citizenship. Unlike some countries where a person can hold both national and state citizenship, India only has a single level of citizenship. ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है आज का. Which article in the Indian Constitution provides for the manner in which the territories constituting the Indian Union may be rearranged. क्वेश्चन पढ़ के देखो भैया. विच आर्टिकल पूछ रहे आपसे. इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द मैनर इन विच द टेरिटरीज कॉन्स्टिट्यूटिंग द इंडियन यूनियन में बी रीअरेंज्ड. कौन सा है, क्या 1 है, 2 है, 3 या फिर 4 है. तो आंसर है इसका आर्टिकल नंबर 3. आर्टिकल नंबर 3. ठीक है, पढ़ के देख लेते हैं. आर्टिकल 3 गिव्स पार्लियामेंट द पावर टू फॉर्म न्यू स्टेट्स और ऑल्टर द एरियाज, बाउंड्रीज और नेम्स ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट बाय सिंपल मेजॉरिटी. भैया याद रखना, आर्टिकल 3 क्या कर रहा है, पार्लियामेंट को पावर दे रहा है. किस चीज़ की पावर की भैया, आप न्यू स्टेट्स बना सकते हो, ऑल्टर कर सकते हो एरिया को, बाउंड्रीज को, नेम भी चेंज कर सकते हो एग्जिस्टिंग स्टेट के. और वो भी कैसे, सीधा ही सिंपल मेजॉरिटी से. हाउएवर नो बिल फॉर दिस पर्पस कैन बी इंट्रोड्यूस इन either house of parliament except on the recommendation of the president. इस चीज का ध्यान रखना. and unless where the proposal contains a recommendation for the alteration of the boundaries or the name of any state, the views of the legislature of the state have been sought. ठीक है, 31 से देखेंगे भैया कल. तब तक धन्यवाद आपका, बहुत बहुत थैंक यू. अगर ये आपको किसी भी तरीके से हेल्प कर रही है तो भैया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले. आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार रहेंगे हम.